हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस सीरीज का हम लोग इस वीडियो में पार्ट 2 कवर करेंगे। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। इसका एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है, उसमें आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप इस सीरीज का पार्ट 1 देख सकते हो। इस सीरीज के अंदर हम लोग कर रहे हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, जो पूछे जा रहे हैं प्रश्नों पर आधारित होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। एक विद्युत परिपथ में यदि प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए, यदि रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाए और वोल्टेज समान रखा जाए तो धारा में क्या परिवर्तन होगा। तो ओम का नियम हमें कहता है R = V बटे में I। ये V विभवांतर है यानी कि वोल्टेज है, I धारा है और R प्रतिरोध है। कहा गया है कि ये जो वोल्टेज है इसको समान रखना है, यानी कि नियत रखना है, कांस्टेंट रखना है। आप इसको कांस्टेंट रखिए, तब आप देखेंगे कि जो R है और ये जो I है इसके बीच में विपरीत संबंध है, उल्टा संबंध है। तो अगर आप प्रतिरोध को बढ़ाएंगे, इस प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो धारा जो है वो घटेगी। तो धारा घटेगी, C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, ये जो विभवांतर है इसका SI मात्रक वोल्ट होता है और प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, ये विभवांतर है, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है ना, 5 वोल्ट 10 वोल्ट बोलते हैं हम लोग। और धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, कैपिटल A से डिनोट करते हैं एम्पियर को। किसी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, निम्न में से कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावी होगा। किसी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर अगर बढ़ रहा है तो वायु प्रदूषण को उस स्तर तक रोकने में या फिर कम करने में निम्न में से कौन सा उपाय सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अधिक सड़कों का निर्माण, वाहनों की संख्या बढ़ाना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का विस्तार। देखो, जिस पावर प्लांट में कोयले का दहन होता है, अगर हम उसको एक्सपैंड करेंगे, यानी ऐसे ऐसे पावर प्लांट की जो संख्या उसको हम बढ़ाएंगे तो इससे वायु प्रदूषण बढ़ेगा। क्योंकि इस पावर प्लांट में कोयले को जलाया जाता है और कोयले के जलने से तरह तरह के वायु प्रदूषक जो है वो निकलते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा, ये उपाय ठीक नहीं है। कोयले के दहन से वायु प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता है। वाहनों की संख्या बढ़ाना, अगर रोड पर चलने वाले जो वाहन हैं उनकी संख्या अगर बढ़ जाती है तो वाहन से निकलने वाला जो एग्जॉस्ट होता है उसमें भी वायु प्रदूषक होते हैं, तो वायु प्रदूषण इससे बढ़ेगा। तो ये विकल्प भी हमारा नहीं होगा। अधिक सड़कों का निर्माण, अगर ज़्यादा सड़कें बनेंगे तो इससे क्या होगा, बाद में जाकर के उस पर वाहनों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी, तो इससे भी वायु प्रदूषण जो है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको आप प्रमोट कीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम बढ़ावा देते हैं तो इससे क्या होगा, जैसे कि बस है, मेट्रो है, ट्रेन है, इनसे लोग ज़्यादा सफ़र करेंगे, ज़्यादा जो है यात्राएं जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से करेंगे। खुद की गाड़ियां जो है, खुद के वाहन का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे, वो नहीं खरीदेंगे, तो वाहनों की संख्या घट जाएगी। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो एक साथ कई सारे लोगों को लेकर के जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बढ़ाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम बढ़ाएंगे तो जो निजी वाहन हैं उनकी संख्या घट जाएगी, उनकी संख्या घटेगी, निकलने वाले एग्जॉस्ट होंगे उनकी मात्रा कम होगी और वायु प्रदूषण कम होगा। यह विकल्प जो है सबसे बढ़िया है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, वायु से कांच में प्रवेश करती है, यानी कि माध्यम में परिवर्तन हो जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन अवश्य होगा। प्रकाश की गति बढ़ जाएगी, प्रकाश की गति बढ़ जाएगी। अगर हम अपवर्तनांक देखें तो अपवर्तनांक जो है वायु का कम होता है कांच से। ठीक, किसका अपवर्तनांक ज्यादा है, कांच का ज्यादा है। प्रकाश की गति बढ़ जाएगी, जो प्रकाश की गति है और जो ये अपवर्तनांक है इसके बीच में उल्टा रिलेशन होता है। तो जैसे ही कांच में प्रकाश की किरण जाएगी ना, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है तो स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, तो प्रकाश की गति बढ़ जाएगी। ये नहीं होगा। कौन सा परिवर्तन अवश्य होगा पूछा है।
प्रकाश का अपवर्तन होगा, बिल्कुल अपवर्तन होगा। जैसे ही माध्यम में परिवर्तन होगा प्रकाश का अपवर्तन होगा, ये तो सही है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगी। अब ये जो तरंगदैर्ध्य है और ये जो अपवर्तनांक है इसके बीच में उल्टा रिलेशन है। तो कांच का जो अपवर्तनांक है वो ज्यादा है तो तरंगदैर्ध्य जो है इसकी कम हो जाएगी, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगी। ये स्टेटमेंट भी सही है। प्रकाश की आवृत्ति समान रहेगी, बिल्कुल सही है। प्रकाश की आवृत्ति में कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि जो ये आवृत्ति है ये डिपेंड करता है किस पे, सोर्स पे। लाइट का सोर्स क्या है, ये जो प्रकाश की किरण है जिस भी सोर्स से निकल रही है उस सोर्स पे डिपेंड करता है। जब तक आप उस सोर्स को चेंज नहीं करोगे जो आवृत्ति है वो चेंज नहीं होने वाली है। तो 2, 3, 4 बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है, राइट। जब माध्यम में परिवर्तन होता है तो अपवर्तन होता है, प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा, धारा, प्रतिरोध और समय के बीच सही संबंध चुनिए। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल का ऊष्मीय प्रभाव नियम, ये आप पढ़ते हैं विद्युत धारा वाले चैप्टर में। क्या रिलेशन होता है, H बराबर I² RT। यहां मैं कैपिटल T लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर ये कैपिटल T दिया हुआ है कि कैपिटल T से यहां पर समय को डिनोट किया जा रहा है, नहीं तो समय को हम लोग स्मॉल t से ही डिनोट करते हैं, राइट। तो H बराबर I² RT। यह है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कि जब किसी पदार्थ से, है ना, या फिर जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है टी टाइम में, उसे हम लोग इस वाले रिलेशन से निकाल करके बताते हैं। H बराबर I² RT। कोई पदार्थ है ना, कोई मान लीजिए ये चालक है, ये कोई चालक है, इसके पास कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होगा ही। मान लीजिए कि प्रतिरोध R है, इससे मान लीजिए कि धारा आप I प्रवाहित करवाते हैं तो T टाइम में कितनी ऊष्मा जो है उत्सर्जित होगी। मान लीजिए कोई तार है, जब इससे धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है ना, तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए तार जो है गर्म हो जाता है। तो कितनी ऊष्मा जो है यहां से उत्सर्जित होगी, है ना, कितनी ऊष्मा जो है यहां से उत्सर्जित होगी। तो H बराबर I² RT, इस वाले रिलेशन से हम लोग बताते हैं। H बराबर I² RT, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दी गई खाद्य श्रृंखला में यदि चौथे पोषी स्तर को 10 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है तो उत्पादकों के पास लगभग कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। हम लोग बनाते हैं पोषी स्तर को। ये पहला पोषी स्तर, इसमें कौन आते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि उत्पादक आते हैं। ये दूसरा पोषी स्तर, जो उत्पादक को खाते हैं यानी कि शाकाहारी आते हैं, शाकाहारी आते हैं, शाकाहारी को खाएंगे। छोटे मांसाहारी, छोटे मांसाहारी, और छोटे मांसाहारी को खा लेंगे बड़े मांसाहारी, बड़े मांसाहारी। उत्पादक फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट के मदद से, ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा जो है ये इसको मिलती है उत्पादक को, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ये कन्वर्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि इसके पास कुल ऊर्जा, उत्पादक के पास कुल ऊर्जा E है, ठीक है। और ये सारे पोषी स्तर पर आप अप्लाई कर लेंगे। उत्पादक के पास, उत्पादक ने कुल ऊर्जा कितनी बनाई, तो E, ठीक। इस कुल ऊर्जा में से जो है अगले पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही जाती है, केवल 10% ऊर्जा ही जाती है। ये जो 90% ऊर्जा है इसमें से कुछ ऊर्जा का इस्तेमाल जो है अपने जैव प्रक्रम को चलाने के लिए ये उत्पादक करते हैं, है ना। श्वसन है, उत्सर्जन है, प्रजनन है, अपने ग्रोथ के लिए इस 90% ऊर्जा में से जो है कुछ ऊर्जा का इस्तेमाल ये उत्पादक करते हैं। और ऊर्जा की एक बहुत बड़ी मात्रा जो है ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में ऊर्जा का जो है ह्रास हो जाता है ना। ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास हो जाता है वातावरण में, उत्पादक के जो भी वातावरण है। सेम कॉन्सेप्ट आप शाकाहारी पे लगा सकते हो कि शाकाहारी के पास जो कुल ऊर्जा है उसका 10% ही
छोटे मांसाहारी में जाने वाली है। जब ये छोटे मांसाहारी जब खाएंगे शाकाहारी को तो ऊर्जा के लिए तो खाएंगे ना, तो शाकाहारी से कितनी ऊर्जा मिलेगी? शाकाहारी के पास जो टोटल ऊर्जा है, कुल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी है, उसका केवल 10% ही इस मांसाहारी को, छोटे मांसाहारी को मिलने वाली है। 90% एनर्जी में से कुछ एनर्जी का इस्तेमाल जो है, बचे हुए 90% में से कुछ एनर्जी का इस्तेमाल जो है ये छोटे मांसाहारी अपने लाइव प्रोसेसेस को चलाने के लिए करेंगे, और एक बहुत बड़ी मात्रा जो है ये ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में हास हो जाने वाली है। तो हम ये बोल सकते हैं कि उत्पादक के पास जो कुल ऊर्जा है इसका केवल 10% एनर्जी ही, 10% ऊर्जा ही शाकाहारी को जाने वाली है। यानी जब उत्पादक को शाकाहारी खाएगा तो केवल 10% एनर्जी ही इस उत्पादक से शाकाहारी को मिलने वाली है। इस शाकाहारी को जब ये छोटे मांसाहारी खाएंगे तो शाकाहारी के पास जो ऊर्जा है उसकी केवल 10% ही इसको मिलने वाली है। छोटे मांसाहारी को जो बड़े मांसाहारी खाएंगे तो इसको भी जो छोटे मांसाहारी में कुल ऊर्जा है उसकी केवल 10% ही मिलने वाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कहा जा रहा है कि जो चौथा पोषी स्तर है ना, इस पे 10 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। 10 किलो जूल ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। 10 किलो जूल ऊर्जा जो है चौथे पोषी स्तर वाले को प्राप्त हो रही है। तो बताओ 10 किलो जूल जो ऊर्जा है वो किसका 10% है, किसका 10% है? तो आप बोलेंगे 100 किलो जूल। छोटे मांसाहारी के पास 100 किलो जूल ऊर्जा रही होगी। जब छोटे मांसाहारी को बड़े मांसाहारी ने खाया तो इसका केवल 10% एनर्जी इसको मिलने वाली है। तो 100 किलो जूल का 10% 10 किलो जूल। अब ये 100 किलो जूल किसका 10% है भाई? तो 1000 किलो जूल। 1000 किलो जूल। और 1000 किलो जूल किसका 10% है? तो 10,000 किलो जूल। 10,000 किलो जूल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि उत्पादक से 10% एनर्जी जो है शाकाहारी को जाने वाली है, शाकाहारी से 10% एनर्जी मांसाहारी को जाने वाली है, और छोटे मांसाहारी से 10% एनर्जी जो है ये बड़े मांसाहारी को जाने वाली है। तो उत्पादक के पास लगभग कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो हम बोलेंगे 10,000 किलो जूल उपलब्ध होगी, तभी चौथे पोषी स्तर पर जाकर के 10 किलो जूल ऊर्जा जो है वो बचने वाली है। इसे कहा जाता है 10% रूल। इसे कहा जाता है 10% रूल। ये किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। ये वैज्ञानिक का नाम है लिंडमैन। इन्होंने 10% रूल दिया था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। और ये जो ऊर्जा का प्रवाह है ये यूनि डायरेक्शनल है ना, एक दिशीय है, यूनि डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो है, यूनि डायरेक्शनल है, यूनि डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो हम बोलेंगे। ठीक, यानी ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में है, होने वाली है। ऐसा नहीं है कि अब जो ऊर्जा छोटे मांसाहारी से बड़े मांसाहारी में पहुंच चुकी है वो बड़े मांसाहारी से छोटे मांसाहारी में आ जाएगी, और छोटे मांसाहारी से शाकाहारी में, शाकाहारी से उत्पादक में, और उत्पादक से वापस से प्रकाश ऊर्जा में बदल करके वो सन को जाने वाली। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, यूनि डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो होता है। राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान शुद्ध जल, जिसका शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, से कम होता है? तो देखो, जो अम्ल होते हैं इसका पीएच मान 7 से कम होता है। जो क्षार होते हैं इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। और जो उदासीन होते हैं इसका पीएच मान जो है वो 7 के बराबर होता है। आपको याद रखना है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका पीएच मान लगभग 14 होता है, ये आपको याद रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान 10 आपको याद रखना है। ये अपने आप में क्षार है, इसका पीएच मान आपको याद नहीं रखना है, लेकिन क्योंकि ये क्षार है तो इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। हमें उस ऑप्शन को चूज करना है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो जठर रस जो है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, मजबूत अम्ल है। तो इसका पीएच मान जो है आप याद रखेंगे ये 1 से 2 के बीच में होता है। ठीक, 1.2 के करीब होता है, या फिर 1 से 2 के बीच में। याद रखो, जो ऑप्शन दिखे आप उसको टिक मार देना अगर एग्जैक्ट पीएच मान पूछा जाता है तो। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कांच, प्लास्टिक एवं रबर अच्छे विद्युत कुचालक होते हैं। कांच है, प्लास्टिक है, रबर है, अच्छे विद्युत कुचालक होते हैं, बिल्कुल सही है। ये सारे जो है विद्युत के कुचालक होते हैं। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है, ये भी सही है।
जो अच्छे चालक होते हैं ना, जैसे कि जो धातुएं होती है वो अच्छी चालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होने से इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो धारा जो है बनती है। ठीक है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भागे तो धारा जो है इधर की ओर बहती है। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो। धारा बनती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह उतना ही अधिक होगा, धारा जो है उतनी अधिक बनेगी। तो जो धातुएं होती है ना, उनमें जो धारा का प्रवाह होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। क्योंकि ये सारे के सारे कुचालक हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इनमें बहुत कम होगी। तो दोनों सही है और जो ये कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट विलयन को जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सा जलीय यौगिक बनता है? मान लीजिए कि आपके पास कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, जलीय विलयन है। ये याद रखिएगा, ये ब्लू कलर का होता है ना, ब्लू कलर का होता है। इसमें आपने डाल दिया जिंक को। कॉपर सल्फेट एक बर्तन है, कॉपर सल्फेट का विलयन आपने तैयार कर लिया जो कि नीले रंग का विलयन होता है। उसमें आपने जिंक का मान लो एक स्ट्रिप डाल दिया, है ना। जिंक का आपने एक स्ट्रिप डाल दिया तो क्या होता है कि जिंक के ऊपर जो है कॉपर आकर के डिपॉजिट हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो जिंक है इस कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा और खुद का अपना एक विलयन बनाएगा जिसे हम जिंक सल्फेट बोलेंगे। और ये जो कॉपर है ये डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा और जिंक के ऊपर जो है कॉपर की परत चढ़ जाएगी। मतलब कहाँ पर विस्थापित होकर के कॉपर कहाँ जाने वाला है? तो ये जो जिंक का मान लीजिए टुकड़ा है जो आपने डाला है, तो इसी के ऊपर कॉपर आकर के डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये जो अभिक्रिया है इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जिंक ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया क्योंकि ये जो जिंक है ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए ऐसा कर पाया है। मान लीजिए यही कॉपर सल्फेट का विलयन है, अगर आप इसमें चांदी का टुकड़ा डाल दो तो ये अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि जो चांदी है ये कॉपर से कम रिएक्टिव है। अगर आप इसमें चांदी डाल देते तो ये अभिक्रिया होती ही नहीं। तो हम बोलेंगे जिंक सल्फेट। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। हमें क्या पूछा गया था, कौन सा जलीय यौगिक बनता है? तो ये जिंक सल्फेट। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे यौगिक जिनके कार्यात्मक समूह में यानी कि फंक्शनल ग्रुप में कोई ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित नहीं होता, उन्हें किस वर्ग में रखा जाता है? देखो एस्टर है, एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, राइट। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, CO। हेलो यौगिक और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका फॉर्मूला ये होता है। हेलो यौगिक में सिंपली ये होता है, हेलो का मतलब हैलोजन तत्व से होता है। ये जो हेलो है ये आया है हैलोजन से। हैलोजन हम लोग बोलते हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये ठीक। तो जो हेलो यौगिक होते हैं उसमें आपको ये सारे तत्व मिलेंगे। बाकी के ये जो एस्टर है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सारे में देख लो कि ऑक्सीजन है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आर क्या है? आर अल्काइल ग्रुप होता है। जैसे मीथेन है ना, जैसे कि मीथेन है, मीथेन से आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप बना ना, तो ऐसे ही ग्रुप को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और एक हेलो यौगिक का एग्जाम्पल जैसे कि CH3Cl क्लोरोमीथेन हो गया, ये आर हो गया और ये हेलो तत्व है जो कि क्लोरीन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी बोलते हैं, जो जूल ने दिया था, है ना। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव नियम या फिर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव नियम जो हम लोगों ने जस्ट देखा थोड़ी देर पहले, ये वाला फॉर्मूला, इसी पे ये सवाल जो है आपसे पूछा गया है, ठीक। कि मान लीजिए कोई तार है, कोई चालक है,
जिसका प्रतिरोध R है और इससे धारा जो है वो I प्रवाहित करवाते हैं, तो T टाइम में जो है, T टाइम में कितनी ऊष्मा जो है यहाँ से निकलने वाली है, H बराबर I² RT। अब देखो कुछ डिवाइसेस होते हैं हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं कि हम स्विच ऑन करें और वो डिवाइस गर्म हो जाए, जैसे कि इलेक्ट्रिक केतली है, पानी गर्म करने के लिए यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं, और इलेक्ट्रिक केतली है, इलेक्ट्रिक आयरन है, कपड़े को आयरन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो ये सारे ऐसे डिवाइस होते हैं कि हम स्विच ऑन करते हैं और हम चाहते हैं कि वो गर्म हो जाए। तो अगर वो गर्म हो जाए तो हमें ऐसे तार का इस्तेमाल करना होगा, ऐसे चालक का इस्तेमाल करना होगा कि जिसमें हम धारा प्रवाहित करवाएं तो ऊष्मा का उत्सर्जन ज़्यादा हो, ऊष्मा का उत्सर्जन ज़्यादा हो। तो केतली का इस्तेमाल हम लोग इसीलिए करते हैं कि हम धारा प्रवाहित करवाएं और वो गर्म हो जाए। इलेक्ट्रिक बल्ब, टंगस्टन का फिलामेंट हम लोग इस्तेमाल करते थे इलेक्ट्रिक बल्ब में, आजकल तो एलईडी ये सारे जो है आते हैं, ठीक। पहले जो हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल करते थे, टंगस्टन का फिलामेंट होता था, उसकी बात की जा रही है। तो वहाँ भी सेम चीज़ है कि हम स्विच ऑन करते हैं और वो टंगस्टन इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि ग्लो करने लगता है। इलेक्ट्रिक ओवन है, यहाँ भी हम स्विच ऑन करते हैं, चाहते हैं कि ये गर्म हो जाए। और ये विद्युत जनित है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम होता है बिजली पैदा करना। यहाँ हम लोग बिजली देते नहीं हैं इसको चलाने के लिए, हम लोग तो विद्युत जनरेटर से क्या करते हैं कि बिजली पैदा करवाते हैं, है ना। ये जो काम करता है ना इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है जो माइकल फैराडे ने दिया था। और ये सारे काम करते हैं इस पे, जूल के तापीय प्रभाव नियम पे, या फिर जूल का जो ऊष्मीय प्रभाव नियम है उस पे। आप जूल का तापीय प्रभाव नियम बोल दो या फिर जूल का ऊष्मीय प्रभाव नियम बोल दो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, धारा प्रवाहित करवाएंगे तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। यही होता है जूल का ऊष्मीय प्रभाव नियम या फिर तापीय प्रभाव नियम। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये उत्तल दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई होती है, उसे उत्तल और उसे उठी हुई, ये परावर्तक सतह है जहां से लाइट का, प्रकाश का परावर्तन होगा, ये उठी हुई है। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकल लेंथ जो है ये 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, ठीक, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, यानी इधर बनेगा। दर्पण के पीछे मापी गई दूरी धनात्मक होती है, दर्पण के पीछे मापी गई दूरी धनात्मक होती है। डिस्टेंस हम इधर की ओर मापते हैं, इधर की ओर हम डिस्टेंस मापते हैं ध्रुव से, तो वो दूरी जो है वो धनात्मक होती है। और उत्तल दर्पण के केस में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और दर्पण के पीछे मापी गई दूरी धनात्मक होती है, ठीक। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनने वाला है और दर्पण के पीछे मापी गई दूरी धनात्मक होती है। तो जो भी ऑप्शन है उसमें वैल्यू जो है पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि नेगेटिव होना चाहिए। तो दो ऑप्शन हमारे ऐसे कट जाते हैं, ये मैंने इतना आपको एक्सप्लेन किया। आप तो देखते ही काट देते दो ऑप्शन ना, ठीक है, कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है और दर्पण के पीछे मापी गई दूरी धनात्मक होती है। अब एग्जैक्ट मान हमें चाहिए कि क्या होगा। ये 30 सेंटीमीटर फोकल डिस्टेंस है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है या तो एग्जैक्ट मुख्य फोकस पर बनता है या फिर ये ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, और ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होगी वो 30 सेंटीमीटर से कम होगी। तो यहाँ 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये दोनों के दोनों मान जो है 30 सेंटीमीटर से कम ही है। मान लीजिए एक ऑप्शन हमारे पास ऐसा होता है जिसमें डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा दी गई होती, तो वो ऑप्शन हमारा कट जाता, वो ऑप्शन हमारा कट जाता, ठीक। क्योंकि हमें मालूम है जो इमेज है उत्तल दर्पण के केस में या तो मुख्य फोकस पर बनेगा या फिर ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा, चाहे आप वस्तु को कहीं पर भी डाल दो। अब इन दोनों मानों को देखो तो भाई 30 सेंटीमीटर से कम है, यानी कि हमें एग्जैक्ट मान निकालना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखो, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हम धनात्मक लेते हैं, क्योंकि दर्पण के पीछे हम लोग दूरी मापेंगे फोकस दूरी निकालने के लिए। तो ये प्लस 30 सेंटीमीटर, और वस्तु दूरी आपको हमेशा जो है ऋणात्मक लेनी है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो दर्पण सूत्र है वो लगाएंगे, 1/f = 1/v + 1/u। सारे मान को डालेंगे चिन्ह के साथ, 1/30 हमें v चाहिए और यहाँ पर u का मान डालेंगे, -20, तो ये हो जाएगा -1/20।
यहाँ से 1/में v हो जाएगा, 1/30 प्लस 1/20, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका 60 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 5/60। 1/में v जो मान आया है वो 5/60 आया है, तो इसको हम उलट देंगे। ये 1/12 हो जाएगा, उलट देंगे तो ये 12 सेंटीमीटर आएगा। देखो मान जो है धनात्मक आया है, मान जो है धनात्मक आया है, क्योंकि धनात्मक आना भी चाहिए क्योंकि प्रतिबिंब तो दर्पण के पीछे ही बनने वाला है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये डी ऑप्शन जो है वो गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक पाइरूवेट के अपघटन के दौरान कितने CO2 अणु बनते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही वायवीय श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर ही ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं अंततः वो टूटता किस में है? ग्लूकोज में टूटता है। फिर वो ग्लूकोज जो है हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है और उस ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा जो है मुक्त करवाई जाती है कोशिकाओं के द्वारा। फिर उस ऊर्जा का इस्तेमाल कोशिकाएं करती है अपनी प्रक्रियाओं को चलाने के लिए। तो मान लीजिए कि एक ग्लूकोज का अणु है, एक ग्लूकोज का अणु है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये हमारी कोशिका में पहुंचता है। तो जो कोशिका द्रव्य है, जो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य है, उसमें ये एक ग्लूकोज टूटेगा 2 पाइरूवेट में। 2 पाइरूवेट में ग्लूकोज जो है 6 कार्बन वाला अणु है और ये जो पाइरूवेट है ये 3 कार्बन वाला अणु है। इसमें 3 कार्बन होते हैं इसके एक मॉलिक्यूल में। 2 पाइरूवेट में टूट गया। अब क्या होता है, ये जो पाइरूवेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये पाइरूवेट जो है टूटेगा। देखो यहाँ पर हम ग्लूकोज, ये कोशिकाएं जो है ग्लूकोज को क्यों तोड़ रही है? ऊर्जा मुक्त करवाने के लिए, ताकि ऊर्जा मिले। तो यहां से 36 ATP जो है ऊर्जा जो है यहां पर मुक्त होती है। 36 ATP ऊर्जा जो है यहाँ पर मुक्त होती है। इसी ऊर्जा का इस्तेमाल जो है कोशिकाएं करती है अपने कामों को करने के लिए। और क्योंकि इतनी ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है यहाँ पर मुक्त होती है, इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और सह उत्पाद के रूप में देखो क्या बनता है, सह उत्पाद के रूप में यहाँ पर आपको जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये सह उत्पाद है, ठीक है, ये सह उत्पाद है, ये सह उत्पाद है, बोल सकते हो कि बाई प्रोडक्ट है। ग्लूकोज को तोड़ा जाता है इसको प्राप्त करने के लिए। और ये तो बिन बुलाए मेहमान है, बिन बुलाए मेहमान है ये दोनों के दोनों। आपसे देखो क्या पूछा है, एक पाइरूवेट के अपघटन से कितने CO2 अणु बनेंगे? एक पाइरूवेट के अपघटन से, यहां पर 2 पाइरूवेट के अपघटन से 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणु बन रहे हैं, तो एक से कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी हमारा राइट ऑप्शन। हाइड्रोकार्बनों में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच किस प्रकार का आबंध पाया जाता है? तो जो कार्बन है वो सह संयोजक आबंध बनाता है। कार्बन जो है सह संयोजक आबंध बनाता है, सह संयोजक आबंध बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है ना, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है ना, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से आयनिक बॉन्ड बनता है। धातु अधातु के बीच में यूजुअली जो है आयनिक बॉन्ड बनता है, अधातु अधातु के बीच में ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। विद्युत ऊर्जा को व्यावसायिक रूप से किस इकाई में मापा जाता है? जूल, जूल जो है ये SI इकाई है, SI यूनिट है। इस जूल को आप वाट सेकंड भी लिख सकते हो, इस जूल को जो है आप वाट सेकंड भी लिख सकते हो। ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का SI यूनिट है, जूल भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का SI यूनिट है। ये कैलोरी है, हम इसको बोलेंगे CGS यूनिट है,
ऊष्मा का, राइट। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा बोल दो या फिर इसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं, ये कॉमर्शियल यूनिट है ना, व्यावसायिक इकाई है, कॉमर्शियल यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, राइट। कॉमर्शियल यूनिट है, व्यावसायिक यूनिट है। जैसे आप बिजली बिल पे करते होंगे तो कैसे पे करते हैं, मान लीजिए कि आप बिजली बिल जो है पे करते हैं 8 रुपये प्रति यूनिट, इस हिसाब से पे करते हैं ना, 8 रुपये प्रति यूनिट, 3 रुपये प्रति यूनिट हो सकता है, 6 रुपये प्रति यूनिट। तो ये यूनिट है, ये क्या है, ये यही है किलोवाट आवर। पूरे महीने में मान लो आपने 100 यूनिट बिजली खर्च की है तो आपको जो है 100 गुने में 8 यानी कि 800 रुपये पे करने होंगे। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो अम्ल और क्षार ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। तो भाई क्या बनता है? लवण और जल बनता है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश जब वायु से अपवर्तनांक 1.33 वाले माध्यम ए में प्रवेश करता है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होगी? वायु का अपवर्तनांक हम लोग कितना बोलते हैं? 1 बोलते हैं। और वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 गुने में 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये वायु में प्रकाश की चाल है। किसी भी माध्यम में वायु के अलावा किसी और माध्यम में अगर प्रकाश जाता है तो उसकी चाल जो है इससे कम मिलने वाली है। अब सारे के सारे ऑप्शन में देखो तो चाल इससे कम ही है, तो किसी भी ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर मान लो चाल दी होती किसी ऑप्शन में तो उसको हम छांट सकते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो एयर में ही होने वाली। वैसे सबसे ज़्यादा स्पीड हम लोग निर्वात में बोलते हैं, लेकिन निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसी चाल को हम लोग वायु में भी लेकर के चलते हैं, उसी मान को। अब आपके पास किसी दूसरे मीडियम में आपको चाल चाहिए, किसी भी दूसरे मीडियम में आपको चाल चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है या फिर वायु में जो प्रकाश की चाल है उसमें भाग लगा देते हैं उस मीडियम का जो अपवर्तनांक होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे पास माध्यम देखो ए बोला गया है कि माध्यम ए है, इसमें प्रकाश की चाल बताइए। तो हम लोग इसी मान में क्या करेंगे, जो ये माध्यम ए है इसका जो अपवर्तनांक दिया हुआ है इससे हम लोग भाग लगा देंगे। जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो हमारा मान आएगा 1.67 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान जो है वो 7 होता है, जैसे कि शुद्ध जल उदासीन विलयन है ना। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक जनन के संदर्भ में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के संदर्भ में कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि एक ही जनक शामिल होता है जनन में, प्रजनन में, और शुक्राणु और अंडाणु के बीच में संलयन नहीं होता है। जो संतानें उत्पन्न होते हैं वो एक जैसे होते हैं, आनुवांशिक रूप से भी एक जैसे होते हैं। अब अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये द्विविखंडन, बाइनरी फ्यूजन है ना। द्विखंडन या फिर द्विविखंडन बोल दो या फिर द्विखंडन बोल दो, बात एक ही है, बाइनरी फ्यूजन। तो ये जो द्विविखंडन है ये लिशमेनिया करता है, लिशमेनिया करता है। द्विविखंडन जो है ये अमीबा में होता है ना, लिशमेनिया में होता है ना, लिशमेनिया में होता है, जिसके कारण काला जड़ होता है। तो अमीबा है, लिशमेनिया है, और इसके बाद आप चाहो तो पैरामीशियम भी बोल सकते हो, ठीक है, पैरामीशियम भी आप बोल सकते हो। अमीबा में द्विखंडन होता है, लिशमेनिया में द्विखंडन होता है, लिशमेनिया के कारण काला जड़ होता है, काला जड़ बीमारी। पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है। आप ये सारे एग्जांपल्स जो है ध्यान में रखिए। यूग्लिना भी आप इसमें डाल सकते हो, लेकिन चलो आप ये 3 ध्यान में रखो। मूकुलन, मूकुलन जो है ये ईस्ट में होता है, और आप याद रखना कि हाइड्रा में होता है। तो ए के साथ 2 जाएगा, ए के साथ 2 जिसमें नहीं है पहले आप उसको एलिमिनेट कर दो। अब या ए होगा या फिर आंसर सी होगा। देखो मूकुलन ये ईस्ट में होगा,
बी के साथ 4 जाएगा, बी के साथ इसमें 1 है तो इसको छांट दो, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो बहुविखंडन है ये प्लाज्मोडियम में होता है ना, प्लाज्मोडियम में होता है, प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। और पुनर्जनन, पुनर्जनन जो है आप याद रखेंगे हाइड्रा में होता है, पुनर्जनन जो है हाइड्रा में होता है। पहले तो आप याद रखना प्लेनेरिया, पुनर्जनन प्लेनेरिया में होता है और हाइड्रा में होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो यहां पर हाइड्रा जो है इसमें प्रजनन जो है मुकुलन के जरिए भी हो सकता है और पुनर्जनन के जरिए भी हो सकता है। तो सी के साथ 3 और डी के साथ 1, 1 2 3 4, थोड़ा अटपटा हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सारे अलैंगिक प्रजनन के प्रकार है और उनके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1 होना चाहिए था, 1 2 3 4 ऐसे ऑर्डर में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी गर्भ निरोधक विधि, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अवांछित गर्भधारण यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी के साथ साथ यौन संचारित रोगों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज से भी सुरक्षा प्रदान करती है? देखो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि कॉपर टी है, कॉन्डम है, शल्य चिकित्सा विधियां हैं, सर्जिकल मेथड्स हैं, मुख्य गोलियां हैं, महिलाएं पिल्स भी खाती है, पुरुष कॉन्डम का इस्तेमाल भी करता है, महिला के गर्भाशय में कॉपर टी नाम का डिवाइस भी डाला जाता है। ये सारी विधियां हैं, लेकिन इन सारी विधियों में एक विधि ऐसी है जो ये जो बीमारी है, यौन संचारित रोग जो होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं, जैसे कि HIV है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, जो यौन संपर्क बनाने से फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान में, इससे भी सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सी विधि है? यानी कि ये एडिशनल जो है बोल सकते हो कि बेनिफिट है। भाई प्रेगनेंसी को तो रोकने का काम ये विधि कर ही रही है, लेकिन एक और इसके अंदर एक्स्ट्रा बोल सकते हो कि बेनिफिट है कि STD से भी बचाने का काम ये विधि जो है वो करती है। तो यह है कॉन्डम का इस्तेमाल। कॉन्डम का इस्तेमाल, तो कॉन्डम जब संभोग की क्रिया होती है, जब मेटिंग होता है मेल फीमेल के बीच में, तो जो पुरुष का वीर्य है वो कॉन्डम में रह जाता है, योनि में नहीं जाता है। अगर योनि में गया ही नहीं शुक्राणु, तो क्या होगा कि निषेचन की प्रक्रिया जो है वो नहीं होने वाली है। फेलोपियन ट्यूब में जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है, शुक्राणु योनि में गया ही नहीं, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा नहीं। साथ में जो है ये यौन संचारित रोग, अगर मान लो दोनों में से किसी एक में जो है यौन संचारित रोग कोई है, तो इस बीमारी से भी दूसरा इंसान जिसको ये रोग नहीं है वो बच जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर टी जो है, ये कॉपर टी ये टी शेप का डिवाइस होता है, टी शेप का डिवाइस होता है, यहां से कॉपर आयन रिलीज होता है, कॉपर आयन रिलीज होता है। ये जो कॉपर आयन है ये शुक्राणु की गति को कम कर देता है, शुक्राणु को मारता है और निषेचन को रोकता है। ठीक, अगर मान लो निषेचन हो गया है किसी कारण से, तो ये कॉपर टी जो है या फिर ये जो कॉपर आयन है, ये जो गर्भाशय की भित्ति है उसको उस लायक बना देती है ना। ये कॉपर आयन गर्भाशय की भित्ति को जो है खराब कर देता है, ताकि जो प्रत्यारोपण है भ्रूण का वो नहीं हो पाए। तो मेन इसका जो फंक्शन है वो है निषेचन को रोकना, शुक्राणु को मार करके या फिर उसकी गति को कम करके। शल्य चिकित्सा विधियां, ये परमानेंट मेथड है ना, ये परमानेंट मेथड है। यानी इन सारे मेथड में ऑप्शन है कि कॉपर टी का इस्तेमाल जब तक किया जाएगा फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, कॉन्डम का इस्तेमाल जब तक किया जाएगा फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक, लेकिन जब इन सारे का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा तब फीमेल वापस से प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन ये जो सर्जिकल मेथड है ये परमानेंट मेथड है। एक बार महिला या पुरुष इस विधि को अपना ले, उसके बाद जो है कभी भी पुरुष किसी फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा और महिला किसी भी पुरुष से प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। परमानेंट मेथड है। ये 2 प्रकार के होते हैं, वैसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी। इसे बोलते हैं हिंदी में पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी और ट्यूबेक्टमी को हम लोग बोलते हैं स्त्री नसबंदी। जो
वास डिफरेंस होता है उसको काट करके बांध दिया जाता है इसमें पुरुष के अंदर, और जो फेलोपियन ट्यूब है जो डिम्बवाहिनी नलिका है उसको काट कर बांध दिया जाता है स्त्री नसबंदी में। अगर पुरुष अपना नसबंदी करवा ले या फिर स्त्री अपना नसबंदी करवा ले, कभी भी ये दोनों में से कोई भी जो है ना तो प्रेग्नेंट, स्त्री ना तो प्रेग्नेंट हो सकती है और ना ही पुरुष किसी को प्रेग्नेंट कर सकता है। मुख गोलियां यानी कि ओरल पिल्स है ना, पिल्स, ये जो पिल्स होते हैं इसमें होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मिक्सचर, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मिक्सचर होता है। ये पिल्स क्या करती है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती है। जो अंडोत्सर्ग है, अंडे का उत्सर्जन है, अंडे का जो उत्सर्जन होता है, अंडे के उत्सर्जन को रोकती है, आप बोल सकते हो। अंडाशय से जो अंडे का उत्सर्जन होता है ना, उसको रोकने का काम ये मौखिक गोलियां करती है। अब अंडाशय से अंडे का उत्सर्जन ही नहीं होगा, है ना, तो वो अंडा जो है फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा नहीं, क्योंकि अंडाशय से अंडे का उत्सर्जन हुआ नहीं है, तो फिर अंडाणु और शुक्राणु का संलयन नहीं होगा, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको यहां पर याद रखने हैं। अंडे के उत्सर्जन को रोकती है ये मौखिक गोलियां। इसमें पूछा जाए कि भाई कौन से केमिकल्स होते हैं, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो कि हार्मोन ही है, ठीक है, सिंथेटिक फॉर्म में ये हार्मोन्स जो ये पिल्स में होते हैं। दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ये अभिक्रिया आपको दी गई है, बताना है कि कौन से कथन सत्य है। आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। आयरन धातु, यहां पर देखो तो आयरन पहले अकेला था, अब इसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ा है, तो अगर किसी में ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाए तो हम बोलते हैं कि उसका हो गया है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। जल अपचयित हो रहा है, यहां देखो तो जल है, जल में पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। तो हम बोल देंगे कि हाँ यहां पर ये रिडक्शन हुआ है, सही है। जल अपचायक के रूप में कार्य करता है। ये ध्यान दीजिएगा कि जिसका रिडक्शन हो जाए उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो किसका रिडक्शन हुआ है, जल का रिडक्शन हुआ है, जल का रिडक्शन हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी कि जिसका अपचयन हो जाए उसे हम लोग उपचायक बोलेंगे, उसे हम लोग उपचायक बोलेंगे। यहां पर देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आयरन का हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो जाए उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, जिसका ऑक्सीकरण हो जाए उसे हम लोग अपचायक बोलेंगे। ये मत बोल देना है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो उसे उपचायक बोलेंगे और जिसका अपचयन हो उसे हम लोग अपचायक बोलेंगे, उल्टा हो जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन हो उसे हम लोग अपचायक बोलेंगे और जिसका अपचयन हो उसे हम लोग उपचायक बोलेंगे। तो जल अपचायक रूप में कार्य कर रहा है तो नहीं उपचायक रूप में कार्य कर रहा है। जल ऑक्सीकारक रूप में कार्य कर रहा है, उपचायक को ही ऑक्सीकारक बोलते हैं, है ना, उपचायक को ही ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो सही है। कौन सा कथन सत्य है, तो 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। सी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 6000 न्यूटन है, चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा। पृथ्वी की सतह पर भार 6000 न्यूटन है। देखो चांद की सतह पर भार कितना होता है, चांद की सतह पर भार कितना होता है, पृथ्वी की सतह पर जो भार होता है उसी का 1/6 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चांद की सतह पर भार चाहिए अपने को, तो पृथ्वी की सतह पर जो भार है जो कि 6000 न्यूटन है उसका 1/6 कर दो, यानी कि 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन, ठीक है, केजी मत बोलना। भार जो है ये अपने आप में बल है, इसका ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, ना कि केजी होता है। मनुष्य में निषेचन डैश में होता है। निषेचन की प्रक्रिया जो है मनुष्य में फेलोपियन ट्यूब में होता है ना, फेलोपियन ट्यूब में होता है, महिला में। ये फेलोपियन ट्यूब किस में है, पुरुष में या महिला में, महिला में है। तो फेलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया जो है ये होती है। और जो ट्यूबेक्टमी होता है, जो स्त्री नसबंदी होता है, उसमें इसी फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, काट करके बांध दिया जाता है, ठीक। ये मान लीजिए कि फेलोपियन ट्यूब है, ठीक, यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है, अब यहाँ पर काट करके बांध दिया जाएगा, तो अंडाणु जो है यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, ठीक। अंडाणु जो है क्योंकि यहाँ से अब कट चुका है ये,
तो शुक्राणु इधर ही रह जाएगा, अंडाणु इधर ही रह जाएगा, बीच में कटा हुआ भाग है, दोनों के बीच में निषेचन नहीं होगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। आपसे कार्य पूछा गया है, आपको जो है ये आवेश दिया गया है और आपको ये विभवांतर दिया गया है WQV। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? तो W बराबर होता है Q इंटू में V। W बराबर होता है Q इंटू में V। Q आपके पास 5 कूलम है, कूलम SI मात्रक है आवेश का, और विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है, 11 दिया हुआ है, तो ये 55 जूल हो जाएगा, 55 जूल। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, W बराबर Q इंटू में V। निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? रंध्र को बंद करवाता है, पत्तियों को गिरवाता है, यानी पत्तियां जो अब मैच्योर हो चुकी है उसको पेड़ से नीचे गिराने का काम ये करता है, तो यह एब्सिसिक एसिड। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन के बारे में ध्यान, ये सारे पादप हार्मोन है ना, ये सारे के सारे पादप हार्मोन है। सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है ये साइटोकाइनिन। तो जहां भी कोशिका विभाजन तीव्र है वहां ये साइटोकाइनिन जो है अधिक मात्रा में उपस्थित है। ऑक्सिन जो है ये क्या करता है? कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है, सेल इलोंगेशन हम बोलेंगे, है ना। कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है, कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है, और पौधे प्रकाश की दिशा में जो झुक जाते हैं इसी ऑक्सिन हार्मोन के कारण। जिबरेलिन क्या करता है? ये तने की लंबाई को बढ़ाता है, लेंथ ऑफ स्टेम, तने की लंबाई को बढ़ाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। और एब्सिसिक एसिड रंध्र को बंद करवाता है, पत्तियों को गिरने में मदद करता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है जब एक परखनली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है? तो एक अम्ल का विलयन है, उसमें क्षार का विलयन मिला दिया गया, तो अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया जो है वो होगी। अम्ल और क्षार के बीच में जब अभिक्रिया होगी तो यहां पर लवण बनेगा और जल बनेगा। इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या होता है देखो, जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है यानी जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास परखनली है, एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपने ये अभिक्रिया करवाया, तो आप देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब है उसका जो टेम्परेचर है थोड़ा सा बढ़ गया है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में। विलयन का ताप बढ़ता है, बिल्कुल सही है। विलयन का ताप घटता है, गलत हो जाएगा। विलयन का ताप समान रहता है, लवण का निर्माण होता है, सही है। तो क्या होता है? 1 और 4 होता है, 1 और 4, डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। लवण का निर्माण होता है ना, ये सॉल्ट, और टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है तो विलयन का ताप बढ़ता है। 40 वाट शक्ति वाला एक बल्ब 100 सेकंड में कितनी ऊर्जा व्यय करेगा? आपको देखो पावर दिया गया है, आपको टाइम दिया गया है, और आपसे ऊर्जा जो है यहां पर पूछी गई है। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? इन तीनों में रिलेशन होता है एनर्जी बराबर पावर इनटू में टाइम। ये रिलेशन होता है एनर्जी बराबर पावर इनटू में टाइम। पावर आपको 40 वाट दिया गया है और समय आपको 100 सेकंड दिया गया है। कितना हो जाएगा? 40 पर 2 जीरो और डाल दो, ये 4000 वाट सेकंड हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वाट सेकंड का मतलब जूल होता है। वाट सेकंड भी एसआई मात्रक है ऊर्जा का, और जूल भी एसआई मात्रक है ऊर्जा का, तो हम बोलेंगे 4000 जूल। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बकमिंस्टर फुलरीन एक अपरूप है, तो कार्बन के अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरीन, जिसकी संरचना जो है फुटबॉल की जैसी होती है। ये कार्बन का एक अपरूप है, ये कार्बन का एक अपरूप है। बकमिंस्टर फुलरीन को हम लोग C60 भी बोलते हैं, C60। एक विलियन में पानी 320 ग्राम मात्रा में, सामान्य नमक की मात्रा 46 ग्राम है। एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा और सामान्य नमक की मात्रा 46 ग्राम है, मतलब एक विलियन है, ठीक है। एक विलियन है जिसमें पानी जो है वो 320 ग्राम है,
320 ग्राम पानी है और इसमें मिलाया गया है 46 ग्राम नमक यानी कि NaCl। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना करें। यानी कि आपको विलयन की सांद्रता चाहिए। विलयन की सांद्रता चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं? ऊपर में लिखते हैं विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, और नीचे में लिखते हैं विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और गुना करेंगे 100 से, परसेंटेज में हम लोग निकालते हैं। देखो विलय का द्रव्यमान, विलय क्या है? नमक है जिसका द्रव्यमान 46 ग्राम है। विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। ये हमारा विलय है और ये पानी हमारा विलायक है। तो विलय का द्रव्यमान 46 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान 320 ग्राम, दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर के विलयन का द्रव्यमान निकल करके आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12.57% आएगा। देखो यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है, ये नहीं होगा, परसेंटेज में हम लोग बताते हैं। तो 12.57%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्थान के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार समान रहता है। ये जो भार है ये बराबर होता है द्रव्यमान गुने में गुरुत्वीय त्वरण। अब भार वहां बदलेगा जहां जी का मान बदलेगा, क्योंकि द्रव्यमान कहीं पर भी नहीं बदलता है। तो भार सीधा बदलेगा किसके बदलने से? इस जी के मान से। जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण है ये। तो स्थान के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार समान रहता है तो नहीं, द्रव्यमान समान रहेगा। स्थान में परिवर्तन से द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आता है, इस मास में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन भार बदल जाएगा स्थान बदलने से अगर जी के मान में चेंज आया तो। राइट, जैसे आप चंद्रमा पर चले जाओ तो जी का मान कम हो जाएगा, आप जो है पृथ्वी के ध्रुव पर चले जाओ जी का मान ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पर द्रव्यमान जो है भार जो है बढ़ जाएगा, चंद्रमा पर भार कम हो जाएगा। भिन्न स्थानों पर किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार समान रहता है। भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान समान रहेगा, भार नहीं। स्थान के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलता रहता है जबकि भार उतना ही रहता है। ये ठीक उल्टा बोल रखा है ना, कि द्रव्यमान नहीं, भार बदलता रहता है और द्रव्यमान उतना ही रहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है, ये सही है। ये भार क्यों बदलता रहता है? क्योंकि जी का मान जो है बदलता रहता है। खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम काम आता है। खाना पकाने के बर्तन में एल्यूमिनियम काम आता है। एल्यूमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी है? एल्यूमिनियम जो है विद्युत का सुचालक है ना, धातु में विद्युत की सुचालक होती है। एल्यूमिनियम जो है ये विद्युत का सुचालक है। तो जो अच्छा विद्युत के सुचालक होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो हम बोलेंगे उच्च ऊष्मीय चालकता। और अगर हम खाना पकाने का काम कर रहे हैं यानी कि गर्म करेंगे धातु को, है ना, या बर्तन को गर्म करेंगे, तो बर्तन जो है वो धातु जो है वो पिघलनी भी नहीं चाहिए, तो गलनांक भी जो है उच्च होना चाहिए। तो 1 और 4। हम खाना पकाने में बर्तन को गर्म करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं, तो यहाँ पर विद्युत चालकता से कोई मतलब नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि उसको खींचना है, जो भी बर्तन है उसको खींच करके तार बनाना है, तो तन्यता से भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, चाहेंगे कि बर्तन तेजी से गर्म हो यानी कि उसमें चालकता अच्छी होनी चाहिए, और चाहेंगे कि बर्तन जो है वो पिघलना ना शुरू कर दें, तो गलनांक जो है उच्च जो है होना चाहिए। तो 1 और 4, 1 और 4 डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।